के आसपास ही निफ्टी इस वक्त है, 70-75 अंकों के आसपास की नरमी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की सी गिरावट वहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। 12-13 मिनट के आसपास का आज का सत्र शेष रह गया है और ये समझ लेते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहां पर बनेंगे। रुचित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या है आपकी बीटीएसटी ट्रेड्स। रुचित जी। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। जी मेरी आवाज आ रही है अभिषेक जी? जी जी आ रही है। जी बीटीएसटी में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सो आइडियली अगेन फोकस जैसे मेरा शुरुआत में भी था कि थोड़े डिफेंसिव स्पेस जो लो बीटा नेम्स है उन पे है, और पिडिलाइट ने प्रीवियस स्विंग हाइज जो बार बार 2770 का रेजिस्टेंस था वो क्रॉस किया है। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा मूव फॉलो को एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 2760 के नीचे स्टॉप लॉस लेके रख के खरीदारी करके जाए। 2840 से 2850 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 150 के टारगेट आप पीडीडेट में उम्मीद करके चलिए। आईटीसी को लेकर एक खबर आ रही थी और जीक्यूजी की इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई तो खबर थी। अभी फिर से उस खबर को लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में अचानक से आईटीसी ने रफ्तार पकड़ी है और अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है 1% के आसपास की तेजी के साथ। 472 रुपये का भाव आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। वो खबर भी लेकर आएंगे, आईटीसी को भी डिस्कस करेंगे कि इसमें करना क्या है। लेकिन चलेंगे राजेश जी के पास। राजेश जी, आपके बीटीएसटी वाले सौदे कौन से हैं सर? डेफिनेटली पहला स्टॉक ऑयल एंड गैस क्षेत्र से ही रहेगा और उसमें हमें लगता है गेल को यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड वापस से यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में वीकली चार्ट पे भी देखें तो लास्ट 2 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड में बने हुए हैं। स्टॉक में जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है ड्यूरिंग दिस सीरीज, हमें लगता है गेल एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 172 175 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 163 का। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें हमें लगता है अंबायर इंटरप्राइजेस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है वीकली चार्ट पे, और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले वीक और करंट वीक में जो मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और हो सकता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 4000 के आसपास है वहां तक भी बढ़ते हुए दिखे। तो अंबर इंटरप्राइजेस को बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3820 का, अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 3950 की तरफ। 3950, 3950 के टारगेट 3850 पर है। बिल्कुल कट टू कट, बिल्कुल कोई ज़्यादा लेवल्स को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं। और दूसरा शेयर है गेल, जिसमें कि आपको 175 तक के लक्ष्य मिल सकते हैं। ये 2 शेयर राजेश जी की तरफ से। एक व्यू पहले ले लेते हैं आईटीसी पर, क्योंकि ये उछाल तेज था। उसके बाद हम ध्वनि के पास भी चलेंगे, उसे समझेंगे बीटीएसटी रेट से। लेकिन ध्वनि, पहले आप ही बता दीजिए आईटीसी को किस तरह से ट्रेड करना है। लगातार दूसरा सत्र तेजी का, अच्छे मूव्स हैं इसमें। जी बिल्कुल अभिषेक, आईटीसी मेरी बीटीएसटी ट्रेड्स में भी शामिल था। ओवरऑल स्टॉक का अगर हम डेली का ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो ऊपर की साइड का बना हुआ है। आज का ये जो अपमूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो प्रीवियस हाइस को भी इन्होंने ब्रीच करा है। तो आईटीसी में डेफिनेटली आप यहाँ पे बीटीएसटी करके चलिए। ओवरऑल इसका जो अपमूव है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इसका 480 से 482 तक का बनता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 465 का लेके चलना है। एक बार 480 का लेवल यहाँ पे क्रॉस होता है तो स्टॉक के अंदर और फर्दर तेजी बनी रहेगी। ओवरऑल जो डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है तो यहाँ पे 500 तक का भी पोजिशनल एक अपस्विंग मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। कि जस्ट पहले जाके ये शेयर ठिठक गया था, वहां तक फिर से जाने की कोशिश करेगा। उनमें से एक स्टॉप है मिड एंजल वन, क्योंकि आज बाजार की एस्टिमेशन से थोड़े वीक नंबर्स आए और काफी चला भी है स्टॉक। तो एक अच्छी पनिशमेंट आपको एंजल वन में 15% तक की हैमरिंग इस स्टॉक पे दिख रही है। लेकिन क्या इन लेवल्स पे ऐड करना ठीक होगा, क्योंकि फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है। आशीष, अगर इस तरह के एक आध एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या इसके फंडामेंटल जिस तरह की ग्रोथ डीमैट अकाउंट्स में, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट में, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जिस तरह का इनका जोर है, ओवरऑल एक अच्छी कंपनी इस वक्त एक ऐसे प्राइस पे मिल रही है, या फिर आपको लगता है और थोड़ी नीचे मिल सकती है तब लें? हाँ जी, मेरे मुताबिक यू आर राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जो एक्सपेंशन हो रहा है कैपिटल मार्केट्स में, वो बहुत रियल एक लॉन्ग टर्म थीम है। और एंजल वन डिस्पाइट जो इनका एक साल गया, काफी नेगेटिव रिजल्ट्स भी खराब हुए, प्लस इनके रेगुलेटरी इश्यूज भी बहुत हुए, पर डिस्पाइट दैट एंजल वन
इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकिंग हाउसेज इन इंडिया, और इसमें कोई शक नहीं, मार्केट का भी इनका अच्छा होल्ड है, अच्छा शेयर है। और मेरे को लगता है कि ये जो डिप आया है ये कोई बहुत ज्यादा इतना नहीं देगा इनकी जो लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है उस पे, और मेरे मुताबिक इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और अब नीचे कितना जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, पर मेरे मुताबिक यहीं से खरीदारी आपको शुरू करनी चाहिए। और मेरे को आई एग्री विद यू कि ये जो डिप है इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आ रही है। अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखना चाहिए, पर एग्जैक्ट लेवल्स यानी कहां तक और स्लिप कर सकता है, इसका बड़ा सपोर्ट कहां है, ये सब आके समझेंगे। तो खरीदना है लेकिन इन लेवल्स पर ही खरीद लेना है, या फिर नीचे और थोड़ा सस्ता मिल सकता है, नीचे गिर सकता है ये, या फिर इमीडिएट सपोर्ट कहां है जहां से एक बाइंग इमर्ज हो सकती है? तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, लेकिन आज की जो गिरावट है उसमें एक इसने अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखा। स्टॉक आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा, और आज अभी तक का जिस तरीके का यहाँ पे बिहेवियर है, हमें लगता है कि उसके नीचे ही बंद होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे अब 3500 तो इसके लिए मेजर सप्लाई जोन रहेगा। जब तक ये 3500 के ऊपर वापस नहीं आता, थोड़ा यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट नियर टर्म चार्ट पे जो बनते हुए आ रहे हैं वो है करीब यहाँ पे 3175 3200 के आसपास। तो वो लेवल यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जैसा काम करते हुए दिखेंगे। तो 3200 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो हमें लगता है कि एक अट्रैक्टिव लेवल होगा बाय करने के लिए। उस समय वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे 3150 का। और अभी हमें लगता है पुल बैक में मेजर सप्लाई जोन इसका 3500 के आसपास है। अगर ये 3500 के लेवल के ऊपर वापस से क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा तो ये वापस अपने अप ट्रेंड को भी रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर में कोई भी एज सच वीकनेस नहीं है। नियर टर्म में जरूर एक रिएक्शन मिला है नंबर्स का, तो हमें लगता है ये डिक्लाइन जो मिला है इसको अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। 3200 के आसपास बाय करने की सलाह। थोड़ा सा रुककर आपको यहाँ पर एक पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए। तो बात हो गई एंजल वन पर, लेकिन इस वक्त कई सारी फुटेज आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फ्लोट हो रही हैं, और वो है किस तरह से फ्लाइट डिले के कारण लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है। इनफैक्ट इसी पर एविएशन मिनिस्ट्री ने यात्रियों को हो रही इस इनकन्वीनियंस के लिए इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को नोटिस भेजा। ये पूरा मामला एक्चुअली था क्या मुंबई एयरपोर्ट पर, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस वहाँ एक फ़्लाइट डिलेड होती है और 12-13 घंटे के लिए डिलेड होती है। उसके बाद वहाँ पर कई सारी ये फुटेज सरफेस हो रही है जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि पैसेंजर्स टारमेक पर ही, एयरपोर्ट के टारमेक पर ही खाना खा रहे थे, वहाँ बैठे थे, और जिसकी वजह से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी ट्रोल हुई, बात हुई, क्रिटिसिज्म हुआ। जिसके बाद एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक लेट नाइट मीटिंग की मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के साथ, और उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस को और साथ ही मुंबई एयरपोर्ट को, दोनों को शो कॉज नोटिस गए हैं। तो पूरा मैनेजमेंट थी जो क्लियरली निकल कर आई और जिसके बाद शो कॉज नोटिस गए हैं। लेकिन नंबर्स जहाँ अच्छे आ रहे हैं वहाँ रिएक्शन मिले रहे हैं। फेडरल बैंक के Q3 नंबर्स पर हमसे खास बातचीत में बैंक के MD और CEO श्याम श्रीनिवासन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पहली बार उनका जो पैट है वो 1000 करोड़ रुपए के पार गया है। आइए सुनवाते हैं आपको। The first time ever the bank hit the 4-digit quarterly profit number. We crossed 1,000 crores of net profit in Q3. Sequentially, it's been 854 first quarter, 954 second, and this quarter was a record number of 1,007. And this on the back of a fairly strong FY23. 24 looks like on course on all the key metrics the bank has been seeking to work on. You know, it is a tight market for all players. We've held out quite well. And I do believe this momentum of ROA and ROE expansion should continue as we look into either the last quarter of this financial year and or the next financial year. तो फेडरल बैंक के अच्छे नंबर्स और फर्स्ट टाइम एवर उनका जो पैट है वो एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन के पार गया, 1000 करोड़ जिसकी बात कर रहे थे MDO। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अब शरद से समझ लेते हैं हमारा खास सेगमेंट खबर गरम है, कौन सा स्टॉक पर्टिकुलरली वो लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाले फुटवेयर स्टॉक्स, और यहाँ पे जैसे फुटवेयर स्टॉक्स जैसे कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल ले लीजिए, मेट्रो ब्रांड, रिलैक्सो फुटवेयर, खादिम, इन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स में थोड़ी तेज़ी देखने मिली है।
और यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट खबर है कि जो BIS इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे फुटवेयर कैटेगरीज की जो है चेंजेस देखने मिल सकती है, उसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये डेट जनवरी का महीना था, अब इसको एक्सटेंड करके जुलाई कर दिया गया है 2024 के लिए। अब इस एक्सटेंशन के कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो लिक्विडेशन होती है इन्वेंट्री की, जो पुराने BIS कंप्लाइंट इन्वेंट्री, उसको अब समय के साथ जो है फुटवेयर कंपनियां और बेच सकती हैं। तो अब अगर इन्वेंट्री बिकेगा तो जो है डिस्काउंट्स भी देखने मिल सकती है। और याद रखिए तीसरी तिमाही में फुटवेयर स्टॉक्स में थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर आई है, क्योंकि कंजम्पशन जो होता है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, वो ज़्यादा पिकअप नहीं किया था। ये उनके ऑपरेशनल अपडेट्स में भी हमें पता चला है। लेकिन ओवरऑल आगे जाते हुए अगर ये जो है इम्प्लीमेंटेशन एक्सटेंड होती है तो जो पुरानी इन्वेंट्री है वो उसकी खपत होगी, और ये जो है एक पॉजिटिव रीड थ्रू रहेगा फुटवेयर स्टॉक्स के लिए। उससे रेड टेप अलग हुआ है ना, मिर्ज़ा इंटरनेशनल के बारे में ना कोई बात करता है, ना बोलता है, ना पूछता है, ना जानता है, लेकिन फिर भी शरद के पास खबर आई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। इस शेयर पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज शेयर 10% ऊपर है। मैं आपको कोई ऐसा शेयर आज दिलवाना बताना भी नहीं चाहता जहाँ पे 10 से 15% का मूव है। पहले बाजार स्थिर हो जाए, फिर इस तरह के शेयर्स हम ज़रूर पकड़ेंगे। बट हाँ, फिर भी शरद की इस खबर को आप देखिएगा, समझिएगा ज़रूर, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ भी लीजिए।